So today we will discuss Newton's second law of motion. So what is the statement of Newton's second law of motion? The statement of Newton's second law of motion is mathematical equation of Newton's second law of motion is F is equal to m into A, means force is equal to mass into acceleration. Force कैसे लिखेंगे हम? Force it is the product of mass and acceleration of an object. तो ये फॉर्मूला कैसे आया बेटे हमारे पास? F is equal to ma फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया? फॉर सेम मास सेम रखना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कुछ फोर्स अप्लाई करी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करी, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कुछ फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी, वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो आप अगर कंटिन्यूसली उस फोर्स को बढ़ा रहे हो, पहले स्मॉल फोर्स अप्लाई करी तो स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और ज़्यादा फोर्स लगाई नेक्स्ट टाइम आपने तो और ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। मतलब कि जैसे जैसे अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? फोर्स के बढ़ाने से एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। अगर धीरे से आप फोर्स लगा रहे हो तो धीरे से ऑब्जेक्ट मूव होगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट फास्टली मूव होगा। मतलब क्या हुआ कि फोर्स बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन भी बढ़ती है। इट मीन्स एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स इंक्रीज करी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। फॉर द सेम मास इफ यू इंक्रीज द फोर्स एक्सेलरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है, अगर फोर्स कम कर रहे हैं, इफ़ यू डिक्रीज द फोर्स तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फोर्स, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन देखना है बेटे हमने एक्सेलरेशन और मास के बीच में, कि मास ऑब्जेक्ट का अगर चेंज करते जाएंगे तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ेगी या मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन घटेगी। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है? अगर एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम होती है। इन्वर्स रिलेशन मीन्स एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी और वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस केस में क्या है बेटे, हमने टू मासेस लिए, एक ऑब्जेक्ट लिया ऑफ मास m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया ऑफ मास m2, और m1 ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और m2 ऑब्जेक्ट का मास कम है। क्या अज्यूम किया है? m1 इज़ ग्रेटर देन m2। तो अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो F m2 ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट लाइट वेट है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हल्की चीज़ को मूव करना आसान है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली मूवमेंट ज़्यादा होगी। और वही फोर्स अगर आप m1 ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो जो कि हैवियर है, हैवियर ऑब्जेक्ट के ऊपर वही सेम फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। हल्की चीज़ को, लाइट चीज़ को हिलाना आसान है, उसे मोशन में लाना ईजी है, और हैवियर ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। यानी एक्सेलरेशन और मास के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और लाइटर ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी सेम फोर्स अप्लाई करने पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो एक आपने लिया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और एक आपने लिया एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m हम लिख सकते हैं कंबाइन करके, क्योंकि फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। फोर्स को एक साइड रखेंगे, बाकी दोनों क्वांटिटीज़ एक साइड ले जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स में जैसे करते हैं। तो लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो हमारे पास इक्वल टू आता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं इक्वल टू आता है, और साथ में आता है कोई ना कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है k, और m इंटू ए इज़ एज इट इज़, और k की वैल्यू 1 रखेंगे, k इज इक्वल टू 1, देन यू गेट f इज इक्वल टू एम ए। तो आपके पास क्या आ गया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ दो इक्वेशन, एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मास एंड एक्सेलरेशन इज inversely depend upon, acceleration directly depends on the force and inversely depend upon the mass. By combining these two equations, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। अब एक और डेरिवेशन जो एग्जाम में अगर आपको बोले कि ड्राइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके लिए आपको ये डेरिवेशन करना होता है बेटे। एक और स्टेटमेंट क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की? इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हैव यू हर्ड अबाउट दिस क्वांटिटी मोमेंटम? मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का क्या मतलब होता है बेटे? The quantity of motion contained in an object is known as its momentum.
आप लिख भी सकते हो द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड एंड इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकना कितना मुश्किल है, किसी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, दैट इज़ नोन एज इट्स मोमेंटम। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटे, अगर आपके पास कार है और ट्रक है, ठीक है, तो कार का एक्सीडेंट होगा किसी के साथ तब ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा या ट्रक का एक्सीडेंट होगा तब ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा? ऑब्वियसली जब ट्रक जो कि हैवियर है, ठीक है, हैवियर ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल है, ठीक है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, यानी मास ज़्यादा, तो उस केस में मोमेंटम ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मोमेंटम जो है दैट इज़ द प्रोडक्ट, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यू हम ले सकते हैं ना, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तब तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी सेम है तो कार के लिए मोमेंटम कम और ट्रक के लिए मोमेंटम ज़्यादा, ज़्यादा मास तो मोमेंटम भी ज़्यादा। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। अगर ज़्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर एक्सीडेंट हो रहा है और फास्ट स्पीड से व्हीकल जा रहा है तो ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी, और स्लो स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी, कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना कितना मुश्किल है, कितना इम्पैक्ट है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। या हम ऐसे भी बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मोमेंटम। तो इसके यूनिट्स देख सकते हैं हम बेटे, मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब मास के यूनिट्स क्या होते हैं बेटे? किलोग्राम्स, और वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड। मास की यूनिट किलोग्राम्स और वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड, तो टोटल क्या बन गए? मोमेंटम की यूनिट्स क्या बन गए? किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ। रेट वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? टाइम के लिए यूज़ होता है। रेट वर्ड हमेशा टाइम के लिए यूज़ होता है। कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम रेट वर्ड यूज़ लगाते हैं, ठीक है, रेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कि फोर्स कितनी अप्लाई करी हमने। मोमेंटम चेंज होने का रीज़न क्या है? फोर्स, कि आप फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और वो हमेशा किस डायरेक्शन में चेंज होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं किस तरह से। तो जनरली आपको पता लग गया, मोमेंटम का फॉर्मूला है मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है m, इनिशियली वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास m है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया? मास इंटू वेलोसिटी m इंटू यू। तो ये इनिशियल मोमेंटम ले लिया हमने, p1 से डिनोट कर लिया। फिर कुछ फोर्स अप्लाई करी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, कुछ फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, u से v हो गई वेलोसिटी। तो न्यू मोमेंटम क्या बनेगा? फोर्स अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी चेंज हुई ऑब्जेक्ट की, न्यू मोमेंटम, मास तो सेम है, मास में तो कोई चेंज नहीं है, तो बस जो वेलोसिटी u थी उसकी जगह v लिख दिया। तो आपका दूसरा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम p2 कितना हो गया फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट का? m इंटू वी। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो एम वी आपका p2 है और एम यू आपका p1 है, तो आप लिख सकते हो p2 माइनस p1, ठीक है। और अगर यहाँ से हम m कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या बचेगा? v माइनस यू। तो चेंज इन मोमेंटम आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। तो चेंज इन मोमेंटम है ये। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेना है, टाइम भी साथ में कंसीडर करना है आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेना है, अगर टाइम भी साथ में कंसीडर करना है तो क्या करोगे? दोनों साइड टाइम के साथ साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे, इस साइड भी t से डिवाइड कर दोगे, इस साइड भी t से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, t टाइम में चेंज कितना है वेलोसिटी में? v माइनस यू। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह आप a भी लिख सकते हो, तो ये क्या आ गया? m इंटू ए। और इस साइड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p2 माइनस p1 अपॉन टी।
तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट जो मोमेंटम बेस्ड है उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन टी। ठीक है, और P2 माइनस P1 अपॉन टी की जगह हम एम ए भी लिख सकते हैं जो हमने अभी ड्राइव किया है। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, एम इंटू ए। ठीक है, इसकी जगह लिख दिया एम इंटू ए। तो अगेन आपके पास सेम इक्वेशन आ गई, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इक्वल टू, और के आ गया साथ में एम ए एज इट इज़। ठीक है, के की वैल्यू 1 पुट करते हैं और क्या आ जाता है हमारे पास, एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। सो दिस इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अपने हैंड से सॉल्व करके देखिए, ड्राइव करके देखिए, तो ईजिली आपको पता लग जाएगा।